बेटा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स या फिर इलास्टिसिटी को पढ़ेंगे आज। हेडिंग डालेंगे, इसके बाद हेडिंग डालेंगे सब लोग इलास्टिसिटी। ठीक है, इलास्टिसिटी के कारण क्या होगा, अगर किसी बॉडी के आप शेप को या इसकी लेंथ को या साइज़ को अगर आप चेंज करते हैं, कैसे चेंज करोगे? बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स। उस फोर्स को क्या बोलते हैं? डीफॉर्मिंग फोर्स, क्योंकि वो फोर्स शेप को क्या कर रही है? चेंज कर रही है या फॉर्म को चेंज कर रही है, इसलिए डीफॉर्मिंग फोर्स। तो डीफॉर्मिंग फोर्स लगा के अगर आप लेंथ को चेंज कर रहे हो या शेप को चेंज कर रहे हो, ठीक है, और उसको जब आप रिमूव करते हो तो बॉडी वापस से अपनी ओरिजिनल लेंथ या ओरिजिनल शेप को रिगेन करने की टेंडेंसी रखती है ड्यू टू प्रॉपर्टी नोन एज इलास्टिसिटी। आ रहा है समझ में? ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इलास्टिसिटी में स्ट्रेस। सो स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस क्या हो जाता है? फोर्स अपॉन एरिया। बोलो क्लियर है ना? जैसे मान लो किसी वायर में आप, वायर है, ये रॉड है, इस पे आप लगा रहे हो फोर्स F और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, तो स्ट्रेस कितना हो जाएगा? फोर्स अप्लाइड अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये क्या हो जाएगा? स्ट्रेस। बोलो क्लियर है? नेक्स्ट अब हम देखेंगे स्ट्रेस की SI यूनिट क्या हो जाएगी? बोलो। फोर्स की यूनिट क्या हो गई? न्यूटन, एरिया की मीटर स्क्वायर। सो स्ट्रेस की SI यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और CGS यूनिट क्या हो जाएगी? डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो क्लियर है? नेक्स्ट डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाता है स्ट्रेस का? m1 l-1 t-2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर स्ट्रेस। बोलो क्लियर है? ठीक है बेटा। नेक्स्ट अब हम देखेंगे स्ट्रेन। नेक्स्ट रहेगा स्ट्रेन। स्ट्रेन हो जाता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। स्ट्रेन हो जाता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। अब वो डायमेंशन वन डायमेंशन भी हो सकता है, लेंथ, तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। एरिया भी हो सकता है चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया। वॉल्यूम भी हो सकता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। सो स्ट्रेन हमको बताता है, ठीक है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। बोलिए क्लियर है? देखो इधर चेंज इन डायमेंशन भी एक डायमेंशन होगा, अपॉन डायमेंशन, डायमेंशन क्या हो जाएगा? कैंसल। इसलिए स्ट्रेन का कोई यूनिट भी नहीं होता है और डायमेंशन भी नहीं होता है। बोलो क्लियर है? सो स्ट्रेन हैज नो यूनिट एंड डायमेंशन। चलो अब इसमें नेक्स्ट देखेंगे हम, इसमें टाइप्स ऑफ स्ट्रेन देखेंगे। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन में बेटा पहला है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। मान लो एक वायर है, उसकी ओरिजिनल लेंथ है L, आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद उसकी लेंथ बढ़ के हो गई, हाँ, बढ़ी कितनी? डेल L, तो बढ़ के ओवरऑल लेंथ कितनी होगी? L प्लस डेल L। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो जाता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो जाता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। बोलो क्लियर है? सेकंड देखेंगे हम लेटरल स्ट्रेन। सेकंड क्या है? लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन इज, जैसे मान लो वायर है, ये वायर का ओरिजिनल डायमीटर है D, इसको आपने फोर्स लगाया तो इसकी लेंथ बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी तो ऑब्वियसली डायमीटर क्या होगा? कम होगा। बोलो क्लियर है? डायमीटर कम हो गया। मान लो डायमीटर, फाइनल डायमीटर आ रहा है D माइनस डेल D। कितना आ रहा है? D माइनस डेल D। तो कम कितना हुआ? डेल D। पहले D था, अभी हो गया D माइनस डेल D। सो लेटरल स्ट्रेन इज चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। लेटरल स्ट्रेन क्या हो जाएगा? चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। क्लियर है? आगे बढ़े, नेक्स्ट देखेंगे वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेन क्या हो जाता है ना? अगर किसी बॉडी का वॉल्यूम है इनिशियल V
है ना। आपने चारों तरफ से हर जगह से बराबर प्रेशर लगाया, प्रेशर लगाओगे तो ऑब्वियसली इसका वॉल्यूम कम होगा। मान लो ओरिजिनल वॉल्यूम V था, प्रेशर लगने के कारण फाइनल वॉल्यूम हो गया V माइनस डेल वी, तो कितना कम हुआ, डेल वी। सो वॉल्यूम स्ट्रेन क्या हो जाता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो स्ट्रेन किसका रेशो है, चेंज इन एनी डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे एक और स्ट्रेन होता है शियरिंग स्ट्रेन। शियरिंग स्ट्रेन हमको बताता है कि किसी भी बॉडी का शेप कितना चेंज हुआ है। क्या बताएगा वो, किसी बॉडी का एक्सटेंट ऑफ चेंज इन शेप। ठीक है, तो जैसे मान लो कि एक बॉक्स है, ये ऐसा ग्राउंड से ऐसा फिक्स्ड है, बेस से फिक्स्ड है। अब आप इसमें ऐसा फोर्स लगाओ, फोर्स लगा रहे हो क्योंकि ये फिक्स्ड है, इसलिए इसका शेप ऐसा तिरछा हो जाएगा। बोलो क्लियर है, समझ में आ रहा है। पहले ऐसा था, ऐसा हो गया, टेढ़ा हो गया। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ आ गया, ये डिस्टेंस है मान लो स्मॉल है, और ये जो लाइन है इसकी लेंथ है b। ये कितना एंगल टर्न हुई है लाइन, फाई। मान लो कितना एंगल टर्न हुई, फाई। ठीक है, ये 90 डिग्री है। सपोज करो कि ये जो लाइन है ये बेस के साथ कितना एंगल बना रही है, 90। ठीक है, तो ये लाइन कितना टर्न हुई, फाई, और ये फाई ही क्या होगा, स्ट्रेन। मतलब जो लाइन पहले नॉर्मल थी, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर थी, किसके साथ, सरफेस के साथ, वो लाइन कितना टर्न हो रही है, इससे हमको क्या पता चलता है, शेयरिंग स्ट्रेन। बोलो क्लियर है। सो शेयरिंग स्ट्रेन इज फाई, और क्योंकि एंगल बहुत छोटा होता है तो फाई को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 10 फाई, और ये हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फाई के लिए परपेंडिकुलर हो गया a और बेस क्या हो गया b, तो इट इज a बाय b। तो ये क्या हो जाएगा, शेयरिंग स्ट्रेन। समझ में आ रहा है, इट विल बी शेयरिंग स्ट्रेन। लास्ट लाइन में लिखा स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस एंड हैज नो यूनिट्स। नेक्स्ट देखेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर अ लीनियर रॉड। अब हम देखेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर अ लीनियर रॉड। स्ट्रेस हो रहा है फोर्स अपॉन एरिया, हो रहा है कि नहीं, स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन इज, अब रॉड है, रॉड की क्या बढ़ेगी, लेंथ, तो कौन सा स्ट्रेन ले रहे हैं हम, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, डेल एल बाय एल। तो हम ग्राफ किसके बीच में बना रहे हैं, स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बीच में। हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम स्ट्रेस बढ़ाएंगे, भाई स्ट्रेस बढ़ाते जाओ, स्ट्रेस मतलब फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स को बढ़ा दो तो अपने आप स्ट्रेस बढ़ जाएगा। तो हम स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो स्ट्रेन में क्या इफेक्ट आएगा ये देखेंगे। ऑब्वियसली स्ट्रेस बढ़ाओगे तो स्ट्रेन भी क्या होगा, बढ़ेगा। बोलो क्लियर है। तो हम वही देख रहे हैं कि स्ट्रेस बढ़ाने से स्ट्रेन में क्या इफेक्ट आएगा। बोलो क्लियर है। तो देखेंगे, इधर ग्राफ बना रहे हैं, इधर है स्ट्रेन और इधर है स्ट्रेस। ठीक है, शुरुआत में जब स्ट्रेस नहीं लगाओगे तो स्ट्रेन भी कितना होगा, 0। रॉड अपनी ओरिजिनल लेंथ में रहेगा, देयर विल नॉट बी एनी डेल एल। फोर्स ही नहीं लगाया तो डेल एल भी नहीं होगा, लेंथ चेंज नहीं होगी। तो इसलिए ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से। बोलो क्लियर है। एकदम स्टार्टिंग में जितना स्ट्रेस होता है उतना ही स्ट्रेन होता है शुरुआत में, तो ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन, क्योंकि शुरुआत में स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ऐसा कब तक होता है, विद इन 2% स्ट्रेन, जब तक कि स्ट्रेन 2% या उससे कम है। जब तक स्ट्रेन 2% या उससे कम है तब तक जितना स्ट्रेस बढ़ाओगे उतना ही स्ट्रेन बढ़ेगा। दैट इज स्ट्रेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। बोलो क्लियर है। देखो इधर, अभी एक पॉइंट आ गया बेटा P। इस पॉइंट को हम बोलेंगे लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। क्या बोलेंगे, देख लो इधर ग्राफ, इस पॉइंट को बोलेंगे लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। बोलो क्लियर है। अब ये जो पॉइंट है
बेटा लिखा है सब। अब इधर देखो, ये जो पॉइंट है ये कब अचीव होगा? जब स्ट्रेन 2% होगा और उसके करस्पॉन्डिंग कुछ स्ट्रेस होगा सिग्मा पी। मतलब जब तक इतना स्ट्रेस नहीं होगा, मान लो ये स्ट्रेस है, मान लो 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो जब तक इतना स्ट्रेस नहीं लगाओगे तब तक इतना स्ट्रेन नहीं होगा। सो एवरी पॉइंट करस्पॉन्ड्स टू अ पर्टिकुलर स्ट्रेन एंड अ पर्टिकुलर स्ट्रेस। बोलो क्लियर है? और ये जो 2% स्ट्रेन है ये अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। हो सकता है किसी मटेरियल के लिए कम स्ट्रेस में ही 2% स्ट्रेन आ जाए, और हो सकता है किसी मटेरियल के लिए ज़्यादा स्ट्रेस लगाओगे तब जाके वो 2% स्ट्रेन प्रोड्यूस करेगा। जैसे रबर है, उसको आसानी से आप थोड़ा सा भी फोर्स लगाओगे 2% से ज़्यादा ही स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाएगा। जब वही स्टील में उतनी ही फोर्स लगाओगे तो उसको थोड़ा भी चेंज नहीं कर पाओगे, इसके लिए बहुत ज़्यादा हाई फोर्स लगाना पड़ेगा। बोलो क्लियर है? तो ये जो पॉइंट है, मतलब 2% स्ट्रेन कब आता है, वो अलग अलग मटेरियल पे डिपेंड करता है। मटेरियल अलग होगा तो ये पॉइंट अलग अलग स्ट्रेस में अचीव होगा। बोलो क्लियर है? नहीं है? ठीक, इस पॉइंट को बोलते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। क्या बोलते हैं? लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। क्योंकि जैसे ही ये पॉइंट क्रॉस होगा, अब स्ट्रेस विल नॉट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यहाँ से यहाँ तक, ये पॉइंट को मैं O ले लेता हूँ, O टू P तक जितना स्ट्रेस बढ़ाओगे उतना ही स्ट्रेन बढ़ेगा। लेकिन P जैसे ही क्रॉस होगा तो थोड़ा सा भी स्ट्रेस बढ़ाने से स्ट्रेन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। बोलो क्लियर है? स्ट्रेस को कहाँ रीड कर रहे हैं? वाई एक्सिस में। देखो स्ट्रेस सिर्फ इतना सा बढ़ाया तो स्ट्रेन इतना बढ़ गया, मतलब थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ाओगे तो स्ट्रेन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। बोलो क्लियर है? कब? जब आप इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर दोगे, मतलब सिग्मा पी से ज़्यादा फोर्स लगाओगे या सिग्मा पी से ज़्यादा स्ट्रेस लगाओगे तब की बात है। बोलो क्लियर है? इसको बोलते हैं पॉइंट E। और ये जो पूरा रीजन है इलास्टिक रीजन है। क्या है ये? हाँ, E के करस्पॉन्डिंग भी कुछ स्ट्रेस होगा, सिग्मा E। मतलब जब तक सिग्मा E नहीं लगाओगे तब तक पॉइंट E अचीव नहीं होगा। बोलो क्लियर है? देखो O टू P स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इलास्टिक रीजन का मतलब ये है कि इस पूरे रीजन में बॉडी पे जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के हटाओगे तो बॉडी अपनी ओरिजिनल लेंथ को या ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेगी। इसलिए इस रीजन को क्या बोलते हैं? इलास्टिक रीजन। बोलो क्लियर है? लेकिन O से P तक जितना स्ट्रेस उतना ही स्ट्रेन बढ़ेगा। P से E के बीच में कम स्ट्रेस में ज़्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। लेकिन ये पूरा रीजन है OPE, ये पूरा रीजन क्या कहलाता है? इलास्टिक रीजन। बोलो क्लियर है? अब जैसे इलास्टिक रीजन क्रॉस हुआ, मतलब जैसे ही सिग्मा E क्रॉस हुआ, इससे ज़्यादा स्ट्रेस लगाओगे तो फिर मटेरियल एंटर करता है प्लास्टिक रीजन में। कहाँ एंटर करेगा? प्लास्टिक रीजन में थोड़ा सा भी स्ट्रेस बढ़ाओगे तो स्ट्रेन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। बोलो क्लियर है? तो थोड़ा सा भी स्ट्रेस बढ़ाया तो स्ट्रेन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और एक पॉइंट आएगा जिसको ब्रेकिंग पॉइंट बोलते हैं। उस पॉइंट में पहुंचने के बाद मटेरियल जो है वो फ्लो करेगा, फ्लूइड की तरफ फ्लो करेगा और अपने आप फिर क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तो इस पॉइंट को ब्रेकिंग पॉइंट बोलते हैं या फिर फ्रैक्चर पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग भी कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए? स्ट्रेस, सिग्मा बी। मतलब जब तक इतना स्ट्रेस नहीं लगाओगे तब तक मटेरियल ब्रेक नहीं होगा। आ रहा है समझ में? अच्छा, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं बेटा, अगर जिसका प्लास्टिक रीजन, अच्छा जैसे ही आप प्लास्टिक रीजन में एंटर करेगा मटेरियल, मतलब क्या है? प्लास्टिक रीजन में एंटर करने के बाद आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटा भी दोगे तो भी परमानेंटली कुछ ना कुछ चेंज आ जाएगा, यानी परमानेंट स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाएगी। मतलब अगर किसी वायर को खींचोगे, इतना खींचोगे कि वो अपने प्लास्टिक रीजन में एंटर कर जाए तो परमानेंट उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। वापस से अपनी ओरिजिनल लेंथ में आएगा क्या? नहीं, परमानेंट कुछ ना कुछ लेंथ बढ़ जाएगी। बोलो क्लियर है? तो अगर किसी मटेरियल का प्लास्टिक रीजन लार्ज है तो आप उसको
उसकी लेंथ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हो, उसको फाइन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, पतले पतले वायर्स में। तो ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं डक्टाइल। क्या बोलेंगे? बोलो, क्लियर है ना? जैसे एग्जांपल हो गया आपका कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, है ना, ये सब किस में आते हैं? डक्टाइल मटेरियल में। बोलो, क्लियर है? लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं बेटा, है ना, जो प्लास्टिक रीजन में एंटर करते ही ब्रेक हो जाते हैं, जिनका ब्रेकिंग पॉइंट जल्दी आ जाता है। ऐसा जैसे एंटर किया, यहाँ पर ब्रेक हो गया, मतलब इसकी लेंथ को आप ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, इसको फाइन वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ऐसे मटेरियल को ब्रिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो, क्लियर है ना? जैसे कि एग्जांपल है सेरामिक। सेरामिक जो होता है वो टूट जाता है जल्दी, तो वो किसका एग्जांपल है? ब्रिटल मटेरियल का। बोलो, क्लियर है? चलो आगे बढ़ेंगे हम, है ना। बोन हो गया, हमारी बोन है, वो भी क्या है? ब्रिटल है ना, ठीक है, टूट जाती है वो जल्दी, फ्रैक्चर हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम, यहाँ तक क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट हम देखेंगे हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या बोलता है बेटा? हुक्स लॉ कहाँ ओबे होता है? जब तक स्ट्रेन 2% से कम है, क्योंकि हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जितना स्ट्रेस बढ़ाओगे उतना स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, लेकिन कब तक होता है? विद इन 2% स्ट्रेन। तो हुक्स लॉ को अगर प्रॉपरली बोला जाए तो वो क्या है? विद इन 2% स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इज इन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस अप्लाइड ऑन इट। तो इन जनरल अगर अपन लिखे तो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, या हम बोल सकते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये हो जाता है कांस्टेंट ई, इस कांस्टेंट को बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बोलेंगे? ठीक है। और ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करेगा? एंड वेरी स्लाइटली ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर में तो हर चीज़ डिपेंड करती है, सो इट, है ना, लेकिन मेनली अपन किसको बोलेंगे? नेचर ऑफ मटेरियल। बोलो, क्लियर है? सो स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशो कांस्टेंट होता है, एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन स्ट्रेस अप्लाइड एंड स्ट्रेन प्रोड्यूस, इट डिपेंड ओनली ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। बोलो, क्लियर है? मटेरियल वही है तो ई क्या रहेगा? वही रहेगा। मटेरियल चेंज करोगे, मतलब स्टील का ई अलग होता होगा, एल्यूमिनियम का ई अलग होता होगा, आयरन का अलग होता होगा। सो अलग अलग मटेरियल है तो उनका ई अलग अलग। बोलो, क्लियर है यहाँ तक? सो वैल्यू ऑफ ई डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। अंडरलाइन कर लेंगे पॉइंट को। नेक्स्ट, डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन के ऊपर ई भी अलग अलग है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी अलग अलग। तो पहला हम देख रहे हैं यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। पहला क्या है? इट इज स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन, बोलो, क्लियर है? स्ट्रेस क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन एरिया, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है तो डेल एल बाई ओरिजिनल लेंथ। ये ओरिजिनल लेंथ ऊपर आएगा, क्या आएगा? एफ एल अपॉन ए डेल एल। तो ये फॉर्मूला आ गया यंग्स मॉड्यूलस का। क्या आ गया? देखो, एफ एल अपॉन ए डेल एल, है ना। अगर इसको याद नहीं रखना है तो ये सीधा सीधा ये ध्यान रखो, यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। बोलो, क्लियर है ना? सो ये कैसे आया देख लो। इसमें बेटा ये ध्यान रखो, है ना, कि मतलब इसमें कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या है अपने को ध्यान रखना है। ओरिजिनल लेंथ है मान लो एल, एक्सटेंशन हो रहा है डेल एल, फोर्स लग रहा है एफ, और एवरेज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना ले रहे हैं? ए। बोलो, क्लियर है? सो स्ट्रेस हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन हो जाएगा डेल एल बाई एल। सो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, फोर्स अपॉन एरिया अपॉन में डेल एल बाई एल करके फिर ये आ गया। बोलो, क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको?
अब कई बार होता है आपको क्वेश्चन में रॉड ना देके वायर बोल देता है, क्या बोल देता है? वायर का शेप क्या लोगे? सिलेंड्रिकल। क्या लोगे? तो उसका क्रॉस सेक्शन क्या होगा? सर्कुलर। शेप होगा सिलेंड्रिकल, तो क्रॉस सेक्शन क्या होगा? सर्कुलर। तो अगर आपको वायर दिया हुआ है, वायर बोलेगा, तो ध्यान रखना बेटा कि ये हो गया इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मान लो उसका रेडियस है r, तो जब क्रॉस सेक्शन देखोगे तो सर्कुलर है, तो उसका एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। तो ज़रूरत पड़ने पर आप इसको एफ एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, एक ही जगह क्या लिखा? पाई आर स्क्वायर डेल एल लिखेंगे। ऐसा कब लिखेंगे? जब मटेरियल किसका जब रॉड की जगह क्या बोलेगा? वायर। बोलो क्लियर है? ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स आप लोग टिक कर लेंगे बेटा। देखो चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। सभी मॉड्यूलस किसका रेशो है? स्ट्रेस टू स्ट्रेन का। अब बल्क मॉड्यूलस जो होगा वो होगा वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। जैसे मान लो कि एक बॉल है, इसका ओरिजिनल वॉल्यूम v है। अब अगर इसके वॉल्यूम को चेंज करना है तो इसको हर तरफ से इक्वल प्रेशर लगाना पड़ेगा। देखो प्रेशर भी होता है फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेस भी क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। दोनों अलग अलग क्वांटिटी है, लेकिन इस केस में हम प्रेशर को ही क्या लेंगे? स्ट्रेस। बोलो क्लियर है? तो जैसे मान लो किसी बॉल को बेटा आपने पानी के अंदर डुबा दिया, अच्छा खासा गहराई में ले गए, तो हर तरफ से फ्लूइड क्या लगाएगा? प्रेशर। मान लो प्रेशर कितना बढ़ा दिया? डेल पी। कितना बढ़ गया? भाई एटमॉस्फेयर में रहता बॉल तो भी कुछ प्रेशर लगता, लेकिन वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि उसकी वॉल्यूम को ही क्या करे? चेंज कर दे। लेकिन पानी के अंदर बहुत ज़्यादा अंदर दबाओगे तो पानी हर तरफ से, चारों तरफ से इक्वल प्रेशर लगाएगा और उसके वॉल्यूम को क्या करेगा? कंप्रेस करेगा। बोलो क्लियर है? तो हर तरफ से प्रेशर लग रहा है, चारों तरफ से इक्वल प्रेशर ज़रूरी है। हर तरफ से, एक साइड से लगाओगे तो पिचक जाएगा, शेप चेंज नहीं होगा। ठीक है, हर तरफ से इक्वल प्रेशर लगेगा तभी वॉल्यूम जो है कम होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम कम हुआ, डेल पी। वॉल्यूम पहले v था ओरिजिनल वॉल्यूम, अभी हो गया v माइनस डेल वी। बोलो क्लियर है? सो बल्क मॉड्यूलस विल बी वॉल्यूम स्ट्रेस कितना? डेल पी। जितना प्रेशर बढ़ा उसको क्या बोलेंगे? वॉल्यूम स्ट्रेस। बोलो क्लियर है? अपॉन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। लेकिन साइन आता है बेटा माइनस। क्यों यहाँ पर माइनस साइन लगाते हैं? देख लो इधर, चेंज इन वॉल्यूम स्ट्रेस क्या हो जाएगा? किसके जैसे हो गया? प्रेशर के। और वॉल्यूम स्ट्रेन मतलब चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। लेकिन यहाँ माइनस साइन लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि जितने भी मॉड्यूलस है इलास्टिसिटी के वो पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? देखो प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम हो रहा है बेटा, देख रहे हो? प्रेशर बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम कम हो रहा है। मतलब अगर एक बढ़ रहा है तो ये कम हो रहा है, ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव है। डेल वी निगेटिव होगा कि नहीं? फाइनल वॉल्यूम कम आ रहा है, डेल वी क्या है? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। अब अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो डेल वी क्या आ रहा है? नेगेटिव। तो इसका नेगेटिव और ये मिला के ओवरऑल क्या हो जाएगा? प्लस। इसलिए यहाँ पर क्या लगाते हैं? माइनस। समझ में आ रहा है? लेकिन हमको बार बार ये माइनस साइन दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हम मॉड्यूलस से भी सॉल्व, मैग्नीट्यूड से भी सॉल्व कर लेंगे। बोलो क्लियर है? सो बल्क मॉड्यूलस को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इट इज़ बल्क मॉड्यूलस इज चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम का मॉड्यूलस। ख़त्म। बोलो क्लियर है? तो अपने आप क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। नेक्स्ट बेटा, यहाँ तक कोई डाउट है? नेक्स्ट हम देखेंगे कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी को C से डिनोट करते हैं। ये कुछ नहीं है, इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस। कंप्रेसिबिलिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस। बोलो क्लियर है? बल्क मॉड्यूलस जो है ना, उसका रेसिप्रोकल होगा कंप्रेसिबिलिटी। देखो कोई भी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हो, सबकी यूनिट क्या होगी? देखो स्ट्रेन जो है वो तो डायमेंशन लेस होता है और यूनिट लेस होता है। तो जो यूनिट स्ट्रेस की होगी वही यूनिट हर एक
मॉड्यूलस की होगी। तो यंग्स मॉड्यूलस की भी यूनिट किसके बराबर? स्ट्रेस के। और स्ट्रेस की यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यंग्स मॉड्यूलस की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बल्क मॉड्यूलस की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अगर बल्क मॉड्यूलस की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है तो कंप्रेसिबिलिटी की यूनिट क्या हो जाएगी? इसका उल्टा, है ना। यहाँ पर क्या है? ये देखो, ये क्या है? न्यूटन की पावर 1 मीटर की पावर -2। तो कंप्रेसिबिलिटी में इसका उल्टा हो जाएगा, पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये उल्टा हो जाएगा। बोलो क्लियर है? सो यूनिट विल बी अपोजिट। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, ऑर्डर ऑफ इलास्टिसिटी। सबसे ज़्यादा इलास्टिक मतलब किसका ऑर्डर देख रहे हैं? अमॉन्ग द स्टेट्स, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस में अगर कंपेयर करोगे तो सबसे ज़्यादा इलास्टिक होता है सॉलिड, फिर होता है लिक्विड, और लीस्ट इलास्टिक जो होता है गैस। बोलो क्लियर है? देखो, बल्क मॉड्यूलस जो भी मॉड्यूलस होता है, इट इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये होता है। अगर सेम स्ट्रेस लगाया जाए तो E विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ज़्यादा चेंज होगा लेंथ में तो स्ट्रेन भी ज़्यादा, वॉल्यूम में ज़्यादा चेंज तो भी स्ट्रेन ज़्यादा, शेप में ज़्यादा चेंज तो भी स्ट्रेन ज़्यादा। बोलो क्लियर है? एंड E इज प्रोपोर्शनल टू, E जो है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू इलास्टिसिटी। मतलब अगर किसी मटेरियल का E ज़्यादा है तो उस मटेरियल की इलास्टिसिटी भी ज़्यादा है। लेकिन चाहे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलो या इलास्टिसिटी, ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो जिसका स्ट्रेन कम उसका E ज़्यादा और उसकी इलास्टिसिटी भी ज़्यादा। बोलो क्लियर है? तो सेम फोर्स लगाने से, सेम स्ट्रेस लगाने से जिसमें कम स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा। इसलिए बोलते हैं स्टील इज़ मोर इलास्टिक देन रबर। स्टील में खुद ही इमेजिन कर सकते हो, स्टील और रबर दोनों में सेम स्ट्रेस लगाओगे तो ज़्यादा स्ट्रेन किस में प्रोड्यूस होगा? रबर में। अब रबर में ज़्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है तो उसकी इलास्टिसिटी कम, बिकॉज स्ट्रेन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलास्टिसिटी। समझ में आ रहा है? इसलिए बोला जाता है स्टील इज़ मोर इलास्टिक देन रबर, क्योंकि स्टील की लेंथ आप आसानी से चेंज नहीं कर सकते, उसमें कम स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, इसलिए उसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का वैल्यू भी ज़्यादा होगा और उसकी इलास्टिसिटी भी ज़्यादा होगी। बोलो क्लियर है कि यहाँ तक? बेटा क्लियर है क्या? बोलो। अब अपन मुद्दे की बात में आते हैं कि मैं ये वाला अभी क्यों बताया। देखो इधर, आपको गैस को कंप्रेस करने बोले, लिक्विड को कंप्रेस करने बोले या सॉलिड को, सबसे आसानी से कौन कंप्रेस होगा? गैस। मतलब उसमें स्ट्रेन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। और सबसे कम कौन कंप्रेस होगा? सॉलिड। मतलब उसका स्ट्रेन सबसे कम, क्योंकि सॉलिड का स्ट्रेन सबसे कम होगा इसलिए उसकी इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा। फिर बीच में लिक्विड है और सबसे ज़्यादा स्ट्रेन किस में प्रोड्यूस होगा? गैस में। गैस को आसानी से आप कंप्रेस कर सकते हो ना। एक बैलून लो, उसको दबाओ, बैलून आसानी से दब जाएगा क्योंकि अंदर में क्या है? गैस है। गैस को आसानी से आप कंप्रेस कर सकते हो तो उसमें स्ट्रेन जो प्रोड्यूस होगा वो ज़्यादा होगा। ज़्यादा स्ट्रेन तो इलास्टिसिटी कम। नहीं आया समझ में बेटा? बेटा तो सेकंड हमने देखा बेटा मॉड्यूलस ऑफ बल्क मॉड्यूलस देखा। अब थर्ड अब देखेंगे मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी विच इज डिनोटेड बाय ईटा। सो ईटा इज इक्वल टू shearing stress upon shearing strain। देखो इधर, ऐसा मान लो कोई रॉड ऐसा है जो बेस से फिक्स्ड है, आप फोर्स को ऐसे लगा रहे हो एरिया के पैरेलल, दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसके कैसे लगा रहे हो? पैरेलल। ऐसा लगाओगे तो लेंथ चेंज होगा, पैरेलल लगा रहे हो एरिया के तो क्या चेंज होगा? शेप। तो ये ऐसा तिरछा हो गया,
शेप कितना चेंज हो रहा है तो उसको कौन बताएगा? फाई। और ये जो स्ट्रेस लग रहा है फोर्स अपॉन एरिया जिसके कारण शेप चेंज हो रहा है इसको शेयरिंग स्ट्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आ रहा है समझ में? और शेयरिंग स्ट्रेन क्या है? ये फाई। तो ये लेंथ है मान लो ए और ये वर्टिकल लेंथ है मान लो बी, तो शेयरिंग स्ट्रेन हो जाएगा फाई विच इज इक्वल टू 10 फाई विच इज इक्वल टू ए बाय बी। बोलो क्लियर है? ठीक। तो ईटा दैट इज मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इज शेयरिंग स्ट्रेस दैट इज दिस टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन दैट इज शेप कितना चेंज हुआ दैट इज फाई। समझ में आ रहा है? ये क्लियर है? सो दिस इज मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। नहीं आया समझ में? क्लियर है सबको? तो लिखा ना मैं, फाई की जगह ए बाई बी लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है? लेकिन अभी मैं फाई लिख के छोड़ दिया। चलो आगे बढ़े क्या? सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट मॉड्यूलाई ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलाई ऑफ इलास्टिसिटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी। जितने भी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हो, चाहे वाई हो, चाहे बी हो, चाहे ईटा, सबके लिए कॉमन पॉइंट्स देख रहे हैं। तीनों मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी किस पे डिपेंड करते हैं? नेचर ऑफ मटेरियल। सेकेंड, इट हैज सेम यूनिट्स इन डायमेंशंस एज दैट ऑफ स्ट्रेस, क्योंकि जितने भी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी वो किसका रेशो है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का, और स्ट्रेन का तो कोई यूनिट नहीं होता, इसलिए जो स्ट्रेस का यूनिट वही सारे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट है। क्लियर है? नेक्स्ट, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलाई ऑफ इलास्टिसिटी मोर इलास्टिक विल बी द मटेरियल, ये हमने बता दिया है। नेक्स्ट, एज वाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल एल, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू del V and eta is inversely proportional to phi. So a smaller change of shape or size for a given stress corresponds to greater elasticity. ये क्लियर है? बोलिए। ये अपन ने पॉइंट डिस्कस कर लिया था ना बेटा। नेक्स्ट आते हैं, देखो यंग्स मॉड्यूलस किसका रेशो है? बोलो। है ना, यंग्स मॉड्यूलस इज स्ट्रेस अपॉन डेल एल बाई एल। लिक्विड में लेंथ जैसा कुछ नहीं होता, गैस में भी लेंथ जैसा कुछ नहीं होता। इसका मतलब जो यंग्स मॉड्यूलस है ये सिर्फ किसके लिए? सॉलिड्स के लिए। किसके लिए? बोलो क्लियर है? वैसे ही ऐसा कोई लिक्विड कॉलम नहीं है जिसपे आप ऐसा फोर्स लगाओगे तो वो अपना शेप को चेंज कर ले, वो तो बह जाएगा। गैस को भी ऐसा नहीं कर सकते। तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी सिर्फ किसके लिए? सॉलिड्स के लिए। सिर्फ किसके लिए? एक ही मॉड्यूलस है जो तीनों के लिए, सॉलिड, लिक्विड और गैस के लिए, दैट इज बल्क मॉड्यूलस। क्योंकि वॉल्यूम तो सबका चेंज कर सकते हैं, सॉलिड का भी, लिक्विड का भी और गैस। बोलो क्लियर है? सो बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एग्जिस्ट फॉर ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। Young's modulus and eta that is modulus of rigidity is only for solids. बोलो क्लियर है? ठीक है, तो पॉइंट को हमको नोट है ना टिक कर लेना है। नेक्स्ट देखेंगे, एज फॉर अ लोडेड वायर। देखो अगर कोई वायर है बेटा, वायर का रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन r है, ठीक है, ओरिजिनल लेंथ l है, ठीक है, या ओरिजिनल लेंथ इसकी L1 ले लो, इसकी ले लो R1, ठीक है। अब इसमें एक स्ट्रेस, एक फोर्स लगाया F, ठीक है, और इसका वायर का मटेरियल जो इसका जो यंग्स मॉड्यूलस है मान लो Y है। एक और वायर है जिसकी ओरिजिनल लेंथ है मान लो L2 और जिसका रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन है R2। इसमें भी सेम फोर्स लगाया F, है ना, और इसका भी मटेरियल इसके जैसे। तो अगर दोनों का मटेरियल सेम होगा तो इसका भी यंग्स मॉड्यूलस कितना होगा? Y। तो कंडीशन क्या है? दोनों में फोर्स सेम लगा रहे, दोनों का मटेरियल क्या है? सेम, दोनों की ओरिजिनल लेंथ अलग अलग है और ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलो या रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग। आ रहा है समझ में? अब मान लो इसमें जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुआ वो हो रहा है del L1
और इसमें जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुआ वो हो रहा है del L2, ठीक है। अब यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, एरिया क्योंकि वायर है इसलिए क्या लिखूंगा पाई आर स्क्वायर, अपॉन में स्ट्रेन del L बाई L, यही है, L ऊपर आएगा, सो y विल बी एफ एल अपॉन पाई आर स्क्वायर del L। अब दोनों वायर के लिए है ना, तो यहाँ से del L कितना हो जाएगा बोलिए, एफ एल अपॉन पाई आर स्क्वायर y, होगा कि नहीं, ये del L इधर आएगा, y नीचे आ जाएगा। तो इलॉन्गेशन जो है हम देख रहे हैं कि किस में इलॉन्गेशन ज़्यादा है, लेकिन कंडीशन क्या लगाए हमने कि दोनों की फोर्स क्या है, दोनों में जो फोर्स लगाए हैं वो सेम है और दोनों का मटेरियल सेम है, तो एफ और वाई दोनों के लिए सेम है और पाई भी दोनों के लिए क्या होगा, सेम। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि del L विल बी प्रोपोर्शनल टू L बाई आर स्क्वायर, तो जिसका L बाई आर स्क्वायर ज़्यादा होगा उसका एक्सटेंशन ज़्यादा होगा। बोलो क्लियर है, तो ऐसा क्वेश्चन आता है, ध्यान रखेंगे हमको, del L प्रोपोर्शनल टू L बाई आर स्क्वायर। अब मान लो ओरिजिनल लेंथ भी दोनों की सेम हो गई तो फिर del L विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, वो अलग केस है, लेकिन ये केस जनरल है, ज़्यादातर ऐसा क्वेश्चन आता है। लेंथ दे देगा, 4 वायर दे दिए, चारों की लेंथ अलग अलग दे दी, चारों का रेडियस भी अलग अलग दे दिया, तो जिसका L बाई आर स्क्वायर ज़्यादा होगा उसका एक्सटेंशन ज़्यादा। बोलो क्लियर है, तो टिक कर लेंगे इसको। सो del L इज़ प्रोपोर्शनल टू L बाई आर स्क्वायर, इसको टिक कर लेंगे बेटा, ये जो पेज में लिखा हुआ है। बोलो क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट दिया है इलॉन्गेशन इन अ वायर बाय इट्स ओन वेट, अपने खुद के कारण। देखो अभी तक क्या हो रहा है, अभी तक जो हमने पढ़ा है ना उसमें वायर का खुद के वेट को, जो खुद का वेट जो होता है वायर का, उसको नेगलेक्ट कर रहे थे, लेकिन क्योंकि वायर जब हैंग करेगा तो भाई उसका खुद का भी तो वेट है ना, उसके वेट के कारण भी एक नीचे फोर्स लगेगी, दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स, हाँ, जो कि वायर की लेंथ को बढ़ाना चाहेगी। तो उसके खुद के वेट के कारण इलॉन्गेशन क्या होगा ये हम देखेंगे। तो उसके लिए देखो कि मान लो वायर की ओरिजिनल लेंथ है L, ठीक है, इसका मास है m, तो अगर इसका मास m है तो इसका वेट कहाँ लगेगा बेटा, सेंटर ऑफ मास में लगेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में लगेगा ना इसका वेट, जो कि ऑब्वियसली अगर ये रॉड यूनिफॉर्म है तो इसका सेंटर ऑफ मास बोलो या सेंटर ऑफ ग्रेविटी एग्जैक्टली बीच में आएगा। इसकी लेंथ कहाँ पर कितनी होगी, L बाई 2, L बाई 2 में एक्ट कर रहे हैं। बोलो क्लियर है, तो ये जो फोर्स है ये कितनी लेंथ को बढ़ा रहा है, L बाई 2 को, कितनी लेंथ को बढ़ा रहा है। पहले जो हम पढ़ रहे थे उसमें जो फोर्स लगाते थे वो सीधा लगाते थे नीचे, तो ये पूरी लेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये वाली फोर्स जो है ये यहाँ लग रही है, तो इतने ही पार्ट को खींच रहा है ना, नीचे वाला पार्ट तो जस्ट हैंग कर रहा है सपोज, समझ लो, तो L बाई 2 लेंथ को ये खींच रहा है, ठीक है। अब मान लो स्ट्रेस लेंथ कितनी बढ़ रही है, मान लो del L, मान लो लेंथ कितनी बड़ी बेटा, ठीक है। तो अपन फॉर्मूला क्या है अपना, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला बोलो, फोर्स कितना mg, क्योंकि इसका वेट के कारण फोर्स लग रहा है, अपॉन एरिया A ले लो, अपॉन del L, ओरिजिनल लेंथ ऊपर आता है तो ये हो जाएगा L बाई 2, कितनी लेंथ में फोर्स लग रही है वो लिखते हैं, तो कितनी लेंथ में लग रही फोर्स, L बाई 2, आ रहा है समझ में। तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला यंग्स मॉडुलस का, mgl अपॉन 2a del L। तो यहाँ से del L, क्योंकि अपन इलॉन्गेशन निकालना है, del L इधर आ जाएगा, del L कितना हो जाएगा बोलिए, mgl अपॉन 2ay। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलॉन्गेशन इन अ वायर ड्यू टू इट्स ओन वेट। समझ में आ रहा है, दिस इज इलॉन्गेशन इन अ वायर ड्यू टू इट्स ओन वेट। क्लियर है कैसे आया युवराज? सो खुद के वेट के कारण इतना इलॉन्गेशन होगा। नेक्स्ट देखेंगे, अब कई बार ये फॉर्मूला हमको वायर की डेंसिटी के टर्म में भी लिखना पड़ता है, ठीक है। तो
वायर की डेंसिटी के टर्म में अगर मैं लिखूं ये फॉर्मूला तो क्या होगा, देखो देखो मान लो इस वायर की डेंसिटी है रो, तो मास हो जाता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। पूरे वायर का वॉल्यूम कितना होगा, वायर की ओरिजिनल लेंथ L, एरिया कितना A, एरिया इनटू लेंथ, ये हो जाएगा वायर का वॉल्यूम। अब की बार L/2 नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अपन L/2 क्यों लिखे थे, क्योंकि L/2 लेंथ में फोर्स लग रही थी, लेकिन वॉल्यूम निकालोगे तो पूरा लेंथ लोगे ना, तो वायर का पूरा लेंथ कितना, ओरिजिनल L, एरिया कितना A। सो मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये हो गया वॉल्यूम, और डेंसिटी इज रो। तो मास की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, AL इंटू रो लिख सकते हैं। क्या आ जाएगा बेटा, फॉर्मूला भी हमने निकाला था डेल एल का, क्या था, mgl/2ay आया था। अब यहाँ मास की जगह मैं ये पुट कर रहा हूँ, तो इलॉन्गेशन क्या हो जाएगा, मास की जगह वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, दैट इज एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी, ये हो गया मास, एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी, बचा क्या g, और एक और l का L²/2ay, a और a क्या हो गया, कैंसिल, क्या गया फॉर्मूला, ρg L²/2y। सो दिस इज elongation in a wire due to its own weight in terms of density of wire, in terms of density of, rho is density, L is original length and y is Young's modulus of material of wire। बोलो क्लियर है ये, तो दोनों फॉर्मूले को नोट कर लेंगे हम। कैसे आया ये, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखेंगे थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस बेटा, थर्मल स्ट्रेस देखेंगे। जैसे मान लो कि एक रॉड है, रॉड को हमने क्लैम्प कर दिया दोनों साइड से, वॉल से बीच में फिक्स कर दिया, ठीक है। अब आप इसको हीट करोगे तो इसमें क्या होगा, एक्सपांशन, लेकिन ये वॉल इस डायरेक्शन में क्या लगाएगी, फोर्स। फोर्स अपॉन एरिया को बोलेंगे थर्मल स्ट्रेस। वॉल इसको होल्ड करके रखना चाहिए, ठीक है, तो वॉल क्या लगाएगी इसमें, स्ट्रेस, ठीक है। फोर्स अपॉन एरिया को स्ट्रेस बोलेंगे। तो एक होता है थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन अल्फा, ये होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ अपॉन में राइज इन टेम्परेचर। किसी भी मटेरियल का अल्फ़ा जो होता है ना, अल्फ़ा जो होता है वो किसी भी बॉडी के नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। अल्फ़ा इज़ अ कांस्टेंट जिसको बोलते हैं हम थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। इट इज़ चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ अपॉन राइज इन टेम्परेचर। आ रहा है समझ में, हाँ, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, बोलो क्लियर है। थीटा इज राइज इन टेम्परेचर। ओरिजिनल लेंथ L है, हीट करोगे तो एक्सपांशन होगा। मान लो स्टील का एक रॉड है, उसको आपने हीट किया तो थर्मल एक्सपांशन के कारण उसमें क्या होगा, एक्सपांशन, बोलो क्लियर है। तो अगर आपने हीट किया तो उसका टेम्परेचर बढ़ा ना, टेम्परेचर कितना बढ़ा, डेल थीटा, तो उसके कारण लेंथ कितनी बढ़ी, डेल एल। ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, L, ठीक है। तो अल्फ़ा जो है एक कांस्टेंट होता है, इट इज़ चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू राइज इन टेम्परेचर, बोलो क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से डेल थीटा को इधर भेजो, सो डेल एल बाई एल हो गया अल्फ़ा डेल थीटा, हो गया क्या, बोलो, डेल एल बाई एल क्या हो गया, अल्फ़ा डेल थीटा। अब ये जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है ये टेम्परेचर के कारण प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए इसको थर्मल स्ट्रेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ विच इज इक्वल टू अल्फा डेल थीटा। अल्फा जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल पे, जिस मटेरियल का रॉड बना हुआ है। डेल थीटा इज राइज इन टेम्परेचर। तो अल्फा और डेल थीटा दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा, थर्मल स्ट्रेन। क्या मिल जाएगा, थर्मल स्ट्रेन। अब अपने को क्या चाहिए, थर्मल स्ट्रेस। हमको मालूम है कि यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब यहाँ पर क्योंकि हीट इन्वॉल्व हो रही है इसलिए इसको बोलूँगा थर्मल स्ट्रेस अपॉन थर्मल स्ट्रेन। और थर्मल स्ट्रेन कितना है, बोलो, अल्फा डेल थीटा, है कि नहीं, अभी तो निकाला ना।
थर्मल स्ट्रेन इज अल्फा डेल थीटा, तो मैंने थर्मल स्ट्रेन की जगह क्या लिख दिया, अल्फा डेल थीटा। यंग्स मॉड्यूलस इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडनल, लीनियर स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। बोलो क्लियर है। अब क्योंकि रॉड है बेटा तो लेंथ चेंज होगा ना, तो इसलिए अब कौन सा मॉड्यूलस आएगा, वाई। वॉल्यूम चेंज हो रहा है क्या, नहीं, तो अपन बल्क मॉड्यूलस ना लेके कौन सा ले रहे, यंग्स मॉड्यूलस। बोलो क्लियर है। तो यहाँ से थर्मल स्ट्रेस कितना आ जाएगा, बोलो, तो y इधर से मल्टीप्लाई होगा, y के साथ कौन कौन मल्टीप्लाई, अल्फा डेल थीटा। तो ये फॉर्मूला किसका मिला, थर्मल स्ट्रेस का। बोलो क्लियर है। सो थर्मल स्ट्रेस इज y अल्फा डेल थीटा। क्लियर है। y is Young's modulus of the rod, alpha is thermal coefficient of linear expansion of the rod and theta is rise in temperature of the rod. क्लियर है, लिख लेंगे नोट करके। सो दिस इज थर्मल स्ट्रेस। नेक्स्ट देखेंगे हम, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर। वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर, अगर आप किसी वायर पे फोर्स लगाते हो, ऑब्वियसली उसकी लेंथ चेंज हो रही है, मतलब वो डिस्प्लेस हो रहा है, उसके पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब इस पे क्या हो रहा है, वर्क डन। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला है, अच्छा वर्क डन करने के लिए अपने है ना, अपन ने क्या लगाया एक्सटर्नल फोर्स, तो वर्क कौन कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स। बोलो क्लियर है। तो अगर आप किसी को स्ट्रेच कर रहे हो तो एक्सटर्नल फोर्स क्या कर रहा है, वर्क, और यही वर्क जो है इसमें स्टोर्ड हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ इट्स। तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वायर में, जितना वर्क करोगे, जितना वर्क होगा उतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी। और वर्क डन का फॉर्मूला है बेटा हाफ इनटू लोड इनटू एक्सटेंशन। ये बेसिक फॉर्मूला है, सिंपल। वर्क डन इज हाफ इनटू लोड, मतलब जो फोर्स लगा रहे हो वो लोड है, और एक्सटेंशन कितना हो रहा है, डेल एल। आ रहा है समझ में। सो वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर इज हाफ इनटू लोड दैट इज एफ इनटू एक्सटेंशन दैट इज डेल एल। नोट कर लेंगे। और जितना वर्क किया उतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी। सो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड विल बी इक्वल टू वर्क डन दैट इज हाफ इनटू लोड इनटू एक्सटेंशन। तो चाहे आप पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड की वैल्यू बोलो या चाहे वर्क डन, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम, दैट इज हाफ इनटू लोड इनटू एक्सटेंशन। समझ में आ रहा है कि पक्का। आगे बढ़ेंगे। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई हम करेंगे क्योंकि बेटा ये बेसिक फार्मूला हो गया। अब इसको हम स्ट्रेस और स्ट्रेन के टर्म में लिखना सीखेंगे। सो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, जो वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी की होगी वही वर्क डन की भी होगी। अभी मैं पोटेंशियल एनर्जी की निकाल रहा हूँ, वही वैल्यू वर्क की भी होगी। सो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इज हाफ इनटू लोड इनटू एक्सटेंशन। हम क्या कर रहे हैं इस फॉर्मूले में, ऊपर और नीचे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इनटू लेंथ, अपॉन में भी क्या करेंगे, एरिया इनटू लेंथ। वॉल्यूम से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी। आ रहा है समझ में, कर सकते हैं ना, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से एरिया को लिख दिया फोर्स के नीचे और ओरिजिनल लेंथ को लिख दिया डेल एल के नीचे। तो ये हो गया स्ट्रेस, ये हो गया स्ट्रेन। तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ रहा है, बोलो, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम ऑफ वायर। होगा कि नहीं। तो ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। बोलो क्लियर है। हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। अब एक टर्म और आता है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, तो ये होता है, इसको मैं UD से डिनोट कर रहा हूँ। इट इज़ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड अपॉन वॉल्यूम।
पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर अपॉन इट्स वॉल्यूम। ये है पोटेंशियल एनर्जी और ये है वॉल्यूम V। इसको नीचे ला लो तो फॉर्मूले में देखो पोटेंशियल एनर्जी और ये वॉल्यूम, तो पोटेंशियल एनर्जी के नीचे में वॉल्यूम लाओ तो ये क्या बन गया, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, क्योंकि ये जो वॉल्यूम है V ये तो नीचे आ गया U के, और ये जो है U बाई V पोटेंशियल एनर्जी बाय वॉल्यूम, इसी को बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। क्या बोलेंगे, ये आ जाएगा UD या इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी। आ रहा है समझ में, क्लियर है, विच इज हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। नोट कर लेंगे दोनों फॉर्मूले को। सो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो ये फॉर्मूला आ रहा है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। बोलो क्लियर है। कई बार ये होता है बेटा कि स्ट्रेस नहीं दिया होता है, तो क्या हम स्ट्रेस को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हमको पता है यंग्स मॉड्यूलस इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए, y इंटू स्ट्रेन लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं स्ट्रेस की जगह y इंटू स्ट्रेन रख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा हाफ अपनी जगह है, y इंटू स्ट्रेन, एक और स्ट्रेन है तो क्या हो जाएगा y इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। तो ज़रूरत पड़ने पर आप ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। एक तो हो गया हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, और अगर स्ट्रेस नहीं दिया है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। कैसे आया, क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देख रहे हैं हम डिप्रेशन। ये वैसा डिप्रेशन नहीं है भाई, ठीक है, बेंडिंग हो जाती है, उसको बोलेंगे डिप्रेशन, ठीक है। देखो इधर, इसको रहना था ऐसा सीधा, ये ऐसा बेंड हो गया, तो कितना बेंड हुआ है उसी को हम बोलते हैं डिप्रेशन। क्या बोलते हैं, मान लो कि इस पे टोटल वेट लग रहा है W, ठीक है ना। जैसे ब्रिज की बात करें, ब्रिज जो होता है उसमें ट्रैफिक लगातार चलती है, तो थोड़ा सा बेंडिंग आ सकती है उसमें, ठीक, तो ठीक है, तो कितनी बेंडिंग आई उसको हम क्या बोलेंगे, डिप्रेशन, ठीक है। ये इसकी चौड़ाई हो गई B, ये हो गई डेप्थ D, ये ब्रिज की लेंथ है मान लो L, ठीक है, और ये डिप्रेशन। तो डिप्रेशन का फॉर्मूला हो जाता है बेटा WL³ अपॉन 4BD³ इस फॉर्मूले से हमको क्या क्या सीखना है कि यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू कम तो डिप्रेशन ज़्यादा, यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू ज़्यादा तो डिप्रेशन कम। तो ऐसे मटेरियल का यूज़ करना चाहिए जिसका वाई ज़्यादा हो, क्योंकि हम चाहेंगे नहीं कि ज़्यादा बैंड हो, कम से कम बैंड हो चाहेंगे ना, ठीक है। तो अपने को ऐसा मटेरियल यूज़ करना है जिसका यंग्स मॉड्यूलस क्या हो, ज़्यादा, सो डिप्रेशन कम हो। बोलो क्लियर है। ट्रैफिक को तो आप रोक नहीं सकते हैं, वेट तो रहेगा, ठीक है। अच्छा, B को बढ़ाओगे तो भी डिप्रेशन कम होगा, और D को भी बढ़ाओगे तो डिप्रेशन कम होगा। B क्या है, चौड़ाई है, और D क्या है, ये जो D है वो क्या है, मोटाई है, डेप्थ है, मतलब मटेरियल जितना ज़्यादा लगाओगे उतना ज़्यादा D होगा। तो ज़्यादा इफेक्टिव क्या है, ब्रेड्थ बढ़ाना कि डेप्थ। इसमें D अगर D जितने टाइम्स बढ़ाओगे डिप्रेशन उसके क्यूब टाइम्स कम हो जाएगा, क्योंकि क्यूब का पावर है ना। बोलो क्लियर है। तो ये ज़्यादा कम होगा, तो ज़्यादा इफेक्टिव क्या है बेटा, डेप्थ बढ़ाना। ज़्यादा इफेक्टिव क्या है,
डेप्थ। यहाँ पर क्या है, जितने टाइप्स ब्रेड्थ बढ़ाओगे उतने ही टाइम्स डिप्रेशन कम होगा, लेकिन जितने टाइम्स डेप्थ बढ़ाओगे उसके क्यूब टाइम्स डिप्रेशन कम होगा। आ रहा है क्या समझ में? समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम इलास्टोमर्स। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनको हम इलास्टिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं। इलास्टिकली ज़्यादा स्ट्रेच कर सकते हो मतलब जिनका इलास्टिक रीजन बहुत बड़ा होता है, फिर रिमूव करोगे, डिफॉर्मिंग फोर्स हटाओगे तो भी अपनी ओरिजिनल लेंथ को रीगेन कर लेंगे। ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? इलास्टोमर। थोड़ा सा भी स्ट्रेस बढ़ाओगे तो स्ट्रेन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। जैसे रबर भी क्या है? इलास्टोमर। इलास्टिक टिश्यू जो अपनी इसका कैपिलरी का है, जो ब्लड कैपिलरी आउटा, वो उसको भी हम क्या बोलेंगे? इलास्टोमर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसमें क्या होता है, वो स्ट्रेच होता है ना, लेकिन वो वापस से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो पढ़ लेंगे इसमें, द मटेरियल्स विच कैन बी इलास्टिकली स्ट्रेस्ड टू लार्ज वैल्यूज ऑफ स्ट्रेन आर कॉल्ड इलास्टोमर्स। एग्जाम्पल क्या है इलास्टोमर्स का? रबर एंड इलास्टिक टिश्यू ऑफ आउटा। बोलो क्लियर है? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखेंगे हम इलास्टिक हिस्टेरेसिस। द फैक्ट दैट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डज नॉट रिट्रेस ऑन रिवर्सिंग द स्ट्रेन इज नोन एज इलास्टिक हिस्टेरेसिस। देखो ये आपको एक ग्राफ दिया है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का। ठीक है, कोई मटेरियल है जिस पे इस है ना, जिस पे स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, स्ट्रेस बढ़ाओगे तो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, स्ट्रेस जब रिमूव करोगे तो मटेरियल रिलैक्स हो जाएगा। जैसे गाड़ी चलती है लगातार तो टायर का जो पार्ट रोड के कांटेक्ट में होता है इस पर स्ट्रेस लगता है, वो उस और स्ट्रेन भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, फिर ऊपर जो पार्ट हवा में आ गया उसमें स्ट्रेस रिमूव हो गया तो वापस से अपनी ओरिजिनल वॉल्यूम में आ जाएगा। ठीक है, तो लगातार टायर घूमते जाएगा, लगातार उसमें स्ट्रेस लगेगा, फिर स्ट्रेस हटेगा, स्ट्रेस लगेगा, स्ट्रेस हटेगा, तो बार बार वो स्ट्रेन होगा, फिर स्ट्रेन फ्री हो जाएगा, स्ट्रेन होगा, फिर स्ट्रेन ख़त्म हो जाएगा, ऐसे ही होगा ना। तो होता क्या है, जब स्ट्रेस बढ़ा तो स्ट्रेन भी बढ़ा। ये ग्राफ ऐसा गया, स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ, स्ट्रेन मतलब खिंचाव आया एक्सटर्नल फोर्स के कारण, मतलब उस पर वर्क हो रहा है, वर्क होने के कारण उसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? स्टोर्ड। क्या हो रही है? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बोलो? हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू वॉल्यूम। हम बोल सकते हैं क्या पोटेंशियल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व? बोल सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई वाले रिलेशन में, तो जितना ज़्यादा स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन होगा उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का एरिया जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? स्टोर्ड होगी। आ रहा है समझ में? क्लियर है? ये वाला ग्राफ कब बन रहा है बेटा? जब स्ट्रेस लग रहा है और जब मटेरियल में क्या प्रोड्यूस हो रहा है? स्ट्रेन। अब जब स्ट्रेस रिमूव होगा तो मटेरियल वापस से अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन करेगा, ओरिजिनल लेंथ या ओरिजिनल वॉल्यूम को करेगा कि नहीं? तो जब ओरिजिनल लेंथ को रीगेन करेगा तो वो एनर्जी रिलीज करता है। क्या करता है? एनर्जी। जब स्ट्रेस लगा उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ, मैंने बताया ना कि अगर आप किसी वायर को खींचोगे तो वर्क करोगे, जिसके कारण पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? स्टोर्ड होगी। जब वो फोर्स को हटाओगे तो वायर धीरे धीरे अपने ओरिजिनल लेंथ में वापस आएगा, तो वो एनर्जी को रिलीज करेगा। क्या करेगा? एनर्जी को। बोलो क्लियर है? लेकिन देखो इधर, अगर ये कर्व वापस आ जाता है ऐसे ही रिलैक्सेशन के टाइम में, इसका मतलब क्या होता? जितनी एनर्जी स्टोर हुई उतनी एनर्जी रिलीज कर दिया, दोनों का एरिया क्या हो जाता है? सेम। लेकिन
जब रिलैक्स होता है, रिलैक्सेशन होता है, जब एनर्जी रिलीज करते हैं तो कर्व रिट्रेस नहीं होता, कर्व कुछ और आता है। आ रहा है समझ में? तो ये वाला कर्व किसको शो कर रहा है बोलो? जिस समय रिलैक्सेशन हो रहा है, जिस समय एनर्जी रिलीज हो रही, जिसका एरिया अंडर द कर्व कम है। जबकि जब एनर्जी स्टोर्ड हो रही थी तो कर्व ऐसा था जिसका एरिया अंडर द कर्व ज़्यादा था। तो एनर्जी स्टोर ज़्यादा हो रही है और एनर्जी रिलीज कम हो रही है, हर साइकिल में ऐसा हो रहा है। आ रहा है समझ में? क्लियर है? पक्का? तो ये जो गैप क्रिएट होता है इसी को बोलते हैं इलास्टिक हिस्टेरेसिस। क्या बोलते हैं? जैसे मान लो एनर्जी स्टोर्ड हुई 100 जूल और एनर्जी रिलीज हुई 60 जूल पर साइकिल में, कितनी एनर्जी परमानेंटली स्टोर्ड हो गई? 40 जूल। अब एनर्जी स्टोर्ड होगी तो गर्म हो जाएगा, मटेरियल में परमानेंटली एनर्जी स्टोर्ड होगी तो हीट प्रोड्यूस करेगा। इसलिए टायर जो है लगातार चलता है तो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, क्योंकि है ना, जब दबेगा तो एनर्जी स्टोर होगी और जब फ्री होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन जो एनर्जी स्टोर हो रही पर साइकिल में वो ज़्यादा हो रही है और एनर्जी रिलीज कम हो रही है। इसका मतलब परमानेंटली टायर में कुछ ना कुछ ही एनर्जी जो है स्टोर्ड हो जा रही है, जिसके कारण वो गर्म हो रहा है। बोलो क्लियर है? तो इसी फिनोमिनन को बोलते हैं इलास्टिक हिस्टेरेसिस। बोलो क्लियर है? नहीं है समझ? पक्का? ठीक। तो देख लेंगे कि सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय मटेरियल इन ईच साइकिल विच अपीयर्स एज हीट। अच्छा देखो बेटा, इसको बोलते हैं हिस्टेरेसिस लूप। ये जो लूप बन रहा है, देखो इधर है ना, ये देखो ये जो लूप बन रहा है इसको क्या बोलते हैं? ये क्लोज पाथ बन रहा है ना, इसको बोलते हैं हिस्टेरेसिस लूप। ठीक है? ये लूप जितना बड़ा होगा उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। लूप बड़ा मतलब क्या कि ये देखो ये पाथ ऐसा आया, देखो ये एक येलो लाइन है और एक रिवर्स में ये वाइट लाइन है। तो ये वाइट लाइन का लूप छोटा है और ये येलो लाइन का लूप बड़ा है। तो जिसका लूप बड़ा होगा मतलब उसमें एनर्जी गैप भी ज़्यादा है, मतलब एनर्जी ज़्यादा स्टोर हो रही है और रिलीज कम हो रही है। बोलो क्लियर है? सो एरिया ऑफ लूप क्या बताता है? तो अगर एनर्जी ज़्यादा स्टोर्ड होगी और रिलीज कम होगी तो हीट प्रोड्यूस भी क्या होगी? ज़्यादा। तो जितना बड़ा एरिया होगा लूप का उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। आ रहा है समझ में? हम क्या चाहेंगे? लूप का एरिया बड़ा हो कि कम? छोटा होना चाहेगा ना, क्योंकि भाई टायर में हीट लगातार प्रोड्यूस होगी तो फट भी सकता है, एक्सपांशन के कारण क्या हो सकता है? फट सकता है। इसलिए बोलते हैं कि भैया थोड़ा थोड़ा जर्नी ट्रैवल करने के बाद थोड़ा रुक जाओ, अगर बहुत लंबी जर्नी चल रहे हो तो। ठीक है? और गर्मी में तो खास कर। बोलो क्लियर है? क्या दिया क्वेश्चन? डिटरमाइन द इलोंगेशन ऑफ द स्टील बार 1 मीटर लॉन्ग एंड 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया when subjected to a pull of 1.5 into 10 power 4 न्यूटन। ब्रैकेट में यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज 2 into 10 power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, है ना? ऑप्शन आपको, आंसर आपको मिलीमीटर में देना है कि कितना इलोंगेशन होगा स्टील बार। मतलब स्टील का एक रॉड है जिसकी ओरिजिनल लेंथ है 1 मीटर, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और इस पे कितनी फोर्स लगाई जा रही है? 1.5 into 10 power 4 न्यूटन। आपको फाइंड करना है कि इसका इलोंगेशन कितना होगा, मतलब डेल एल। यही तो पूछ रहा है ना? चलिए बना लेते हैं बेटा इसको। देखो आपको जो फॉर्मूला लगाना है, हाँ आपको निकालना क्या है? देखो आपको इलोंगेशन निकालना है, दैट इज डेल एल। ठीक है? यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है रॉड के लिए? फोर्स अपॉन एरिया और डेल एल बाय एल। ये डेल एल कितना आ जाएगा बोलो? फोर्स अपॉन एरिया इंटू एल बाय वाई। वाई नीचे आ जाएगा। बोलिए क्लियर है? एल बाय वाई सारी चीज़ें आपको दी है। बस एक चीज़ में ध्यान रखना है कि आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, उसको अपने को एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एरिया इज
1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 1.5 इंटू 10 की पावर -4 करेंगे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ से आ गया एरिया, बस बाकी सारी चीज़ें तो ऐसा यूनिट में दी है। सो इलॉन्गेशन हो जाएगा फोर्स मतलब कितना पुल 1.5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन है प्रॉपर ऐसा यूनिट में। ओरिजिनल लेंथ है 1 मीटर प्रॉपर ऐसा यूनिट में अपॉन एरिया हमने निकाल लिया 1.5 इंटू 10 की पावर -4 और लास्ट में क्या है बेटा यंग्स मॉड्यूलस है 2 इंटू 10 पावर 11 ये भी ऐसा यूनिट में है। बोलो क्लियर है ये? ठीक है, तो यहाँ से 1.5 क्या हो गया कैंसल। ठीक है, ये 1/2 आ जाएगा 0.5। ठीक है, 1.5 कैंसल, 10 की पावर -4 और 11 में 10 की पावर 7, 10 की पावर 4 और 7 में नीचे में 3, ऊपर जाके क्या होगा 10 की पावर -3 मीटर। 0.5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। अब मिलीमीटर में रखना है, 10 की पावर -3 मीटर को ही क्या बोलते हैं मिलीमीटर। सो इट विल बी 0.5 मिलीमीटर। बोलो क्लियर है? सो आंसर विल बी 0.5 मिलीमीटर। ऐसे बनाए थे? गुड। क्या दिया देखो क्वेश्चन में, अ स्टील वायर 4 मीटर इन लेंथ इज स्ट्रेच्ड थ्रू 2 मिलीमीटर। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर इज 2 मिलीमीटर स्क्वायर इफ यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज 2 into 10 power 11 Newton per meter square. Find first elastic energy density of wire, second potential energy stored in wire. चलिए बनाएंगे दोनों को। बेटा आपको गिवन क्या क्या है पहले ये देख लो। स्टील वायर की ओरिजिनल लेंथ कितनी है 4 मीटर। ओरिजिनल लेंथ है 4 मीटर। ठीक है, कितना स्ट्रेच कर रहे हैं 2 मिलीमीटर, मतलब डेल एल कितना है 2 मिलीमीटर, मतलब 2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर होगा। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो इंटू 10 की पावर -3 और सेंटीमीटर से मीटर होता है तो क्या मल्टीप्लाई करते हैं 10 की पावर -2। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल आपको दिया है 2 मिलीमीटर स्क्वायर। फिर से ये देखो गड़बड़ है, मिलीमीटर स्क्वायर है उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 10 की पावर -6 होगा, क्योंकि मिलीमीटर इंटू मिलीमीटर है। 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -3, तब जाके यहाँ पर क्या आएगा 10 की पावर -6। बोलो क्लियर है? तो ये आ गया एरिया। यंग्स मॉड्यूलस आपको दिया है, पहला आपको फाइंड करना है इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी। पहला क्या फाइंड करोगे इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी। अब इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला बोलो, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। नहीं सॉरी, इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी में हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, लेकिन स्ट्रेस दिया है क्या नहीं, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। स्ट्रेन मतलब क्या होता है डेल एल बाई एल, उसका स्क्वायर। ये लगेगा कि नहीं, स्ट्रेन यही तो होता है ना। बोलो क्लियर है? ये इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है बेटा। अपन ने जो पढ़ा था फॉर्मूला इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी का था वो है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, लेकिन स्ट्रेस दिया नहीं है तो स्ट्रेस की जगह क्या लिखा वाई इंटू स्ट्रेन। एक स्ट्रेन पहले से ही है तो ये हो गया हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, और स्ट्रेन क्या होता है डेल एल बाई एल, उसका स्क्वायर होगा। बोलो क्लियर है? तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी हाफ इंटू वाई कितना है 2 इंटू 10 पावर 11 इंटू डेल एल बाई एल का स्क्वायर। डेल एल कितना है 2 इंटू 10 पावर -3 अपॉन एल कितना है बोलो 4, इस पूरे का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर। आ रहा है ये समझ में? ऐसी होगा ना। तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी कितनी हो जाएगी बेटा, ये 2 और ये 2 क्या हो गया कैंसिल। इधर बचा 10 की पावर 11 इंटू देखो इधर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, चलो 4 ले लो इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर हो गया 10 की पावर -6 अपॉन 4 का स्क्वायर 16। बोलो क्लियर है? ऐसी होगा। सो पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी विल बी 4/16 इज 1/4 इंटू
10 बार 11 और -6 कितना बचा, 10 की पावर 5 और 1/4 है 0.25 होगा, तो आ जाएगा 0.25 इंटू 10 की पावर 5, या फिर एक 10 इधर दे दो तो 2.5 बनेगा। हाँ, तो ये आ जाएगा 2.5 इंटू 10 की पावर 4। अब देखो इधर एनर्जी डेंसिटी है, मतलब क्या है, एनर्जी बाय वॉल्यूम है, एनर्जी की यूनिट जूल है और वॉल्यूम की मीटर क्यूब, तो आंसर किस में रहेगा, जूल पर मीटर क्यूब। तो ये पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी की यूनिट आएगी जूल पर मीटर क्यूब। इट इज पोटेंशियल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, क्योंकि डेंसिटी बोल रहे हैं अपन। बोलो क्लियर है, पक्का। अब दूसरा हमको क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल एनर्जी। हमने फाइंड कर लिया पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, अब हमको सेकंड फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी। क्या यहाँ तक कोई डाउट है क्या, लिख लो जल्दी से। प्रखर सर दूसरा हमको फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन वायर। अब ध्यान से देखेंगे, सेकंड पार्ट अपन सॉल्व कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन वायर, और हमने निकाल क्या लिया है, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी होती है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड अपॉन वॉल्यूम, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड विल बी पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। हो जाएगा कि नहीं होगा, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी हमने निकाल ली है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ, लेकिन ओरिजिनल लेंथ, तो एरिया इंटू ओरिजिनल लेंथ। सो पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी विल बी 2.5 इंटू 10 की पावर 4 इंटू वॉल्यूम की जगह एरिया इंटू लेंथ, एरिया कितना है 2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू ओरिजिनल लेंथ कितना है बोलो 4 मीटर। ये एरिया, ये लेंथ, एरिया इंटू लेंथ इज वॉल्यूम एंड दिस इज potential energy density. So potential energy density into volume gives potential energy stored in wire. समझ में आ गया। तो यहाँ से potential energy stored कितना आ जाएगा बेटा, 10 की पावर 2.5 इंटू 4 इज 10, और ये 10 की पावर 4 पहले से ही है, 10 और 10 की पावर 4 हो गया 10 की पावर 5, और 10 की पावर -6 में 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 इंटू 2 इज 0.2 जूल। सो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इज 0.2 जूल। बोलो क्लियर है ये, पक्का। कुछ डाउट है क्या युवराज? क्या क्वेश्चन दिया देख लीजिए। अ वायर इज एक्सटेंडेड बाय 4 सेंटीमीटर बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन वायर। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन वायर। क्या रहा है बेटा, देखो वायर पे कितना एक्सटेंशन हो रहा है, 4 सेंटीमीटर का। कितना फोर्स लगा रहे हो, 5 न्यूटन का, मतलब लोड कितना ले रहे हो, 5 न्यूटन का लोड है, और एक्सटेंशन जो है मतलब इलॉन्गेशन है 4 सेंटीमीटर, दैट इज 4 इंटू 10 पावर -2 मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर तो सीजीएस यूनिट हो गई। अपने को निकालना है ऐसा यूनिट में, जूल में निकालेंगे अपन एनर्जी, तो अपने को वायर की लेंथ को सेंटीमीटर की जगह मीटर में करना है। तो ये हो गया लोड और ये हो गया एक्सटेंशन। सो वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर इज हाफ इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला था, बोलो हाफ इंटू लोड। लोड कितना है बेटा बोलो 5, और एक्सटेंशन कितना है 4 इंटू 10 पावर -2। कितना आ रहा है देखो, 5 4 20/2 is 10 into 10 power -2, that is 10 power -1 joule or 0.1 joule. So answer will be 0.1 joule. आगे तक क्या लिखा है, द बल्क मॉड्यूलस फॉर एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड इज। द बल्क मॉड्यूलस फॉर एन इनकम्प्रेसिबल, 4 ऑप्शन दिया, 0, सेकेंड यूनिटी मतलब 1, इन्फिनिटी या बिटवीन 0 एंड 1। 0 वाले कौन कौन है और इन्फिनिटी वाले, चलो आंसर इन्फिनिटी है, गुड। देखो बेटा बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला बोलो,
इंक्रीज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, यही है। ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा इंक्रीज इन प्रेशर इनटू ओरिजिनल वॉल्यूम अपॉन चेंज इन वॉल्यूम। अब इनकम्प्रेसिबल मतलब जिसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते, मतलब जिसका वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते, तो जिसका डेल वी कितना आएगा 0, तो है ना डेल पी वी बाई 0, डेल पी वी बाई 0, एनीथिंग बाई 0 क्या आ जाएगा इन्फिनिटी। बोलो क्लियर है। सो इसका बल्क मॉडुलस कितना होगा इन्फिनिटी। देखो हमने पहले ही पढ़ा है कि अगर स्ट्रेन कम होगा तो इलास्टिसिटी ज़्यादा, बल्क मॉडुलस भी ज़्यादा। अब यहाँ तो स्ट्रेन 0 ही है, तो इलास्टिसिटी क्या होगी इनफाइनाइट, क्या होगी इनफाइनाइट। आ रहा है समझ में? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे बेटा। क्या दिया आपको, देखो एक बर्तन के अंदर ऑयल है। अब अपन ये मान के चल रहे हैं कि जो वेसल का जो वॉल्यूम है उसमें पूरी तरह से ऑयल भरा हुआ है, तो वो ऑयल का भी ओरिजिनल वॉल्यूम किसके जैसे रहेगा, वेसल के जैसे, ठीक है। अब इतना प्रेशर लगाने से वॉल्यूम कितना डिक्रीज़ हो रहा है बेटा, इतना। ऑब्वियसली वो ऑयल का भी वॉल्यूम इतना ही डिक्रीज़ होगा। आपको बल्क मॉडुलस ऑफ ऑयल निकालना है, 4 ऑप्शन दिए, बल्क मॉडुलस ऑफ ऑयल निकालना है, ठीक है। बल्क मॉडुलस कितना हो जाएगा, देखो इंक्रीज इन प्रेशर अपॉन डेल वी बाय वी। अपन मॉडुलस में सॉल्व करेंगे, ठीक है। कितना प्रेशर बढ़ा रहे हो, इतना 1.2 इंटू 10 की पावर 5 ऐसा यूनिट में, अपॉन वॉल्यूम कितना डिक्रीज हो रहा है, इतना 0.3। तो ये इसका माइनस और ये माइनस होके क्या हो गया प्लस, तो कितना आ गया 0.3 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है, इतना -3 क्या हो गया कैंसिल। 1.2 अपॉन 0.3 इज 4, कितना आ रहा है 4 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि बल्क मॉडुलस की यूनिट स्ट्रेस के जैसे रहेगी। आगे क्लियर है, ठीक है। तो ये ओरिजिनल वॉल्यूम दिया था, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम इतना डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजेस बाय मतलब ये डेल वी दिया है, ये क्या दिया है डेल वी। आ रहा है समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या दिया क्वेश्चन देख लेंगे। The following 4 wires are made of same material. Which of these will have the largest extension when same tension is applied? Same tension means force. इनका सबका मटेरियल सेम है, मतलब सबका वाई भी क्या है सेम। तो सबसे ज़्यादा एक्सटेंशन किसका होगा, ये 4 वायर है अलग अलग। पहले वायर की लेंथ है 300 सेंटीमीटर, रेडियस है 3 mm। दूसरे की 50 सेंटीमीटर और रेडियस है 0.5 mm। तीसरे वायर की लेंथ है 100 सेंटीमीटर और रेडियस है 1 mm। चौथे वायर की लेंथ इतनी है और रेडियस इतना दिया है। तो चारों का लेंथ और रेडियस अलग अलग दिया है, इन चारों में से किसका एक्सटेंशन सबसे ज़्यादा होगा। ABCD क्या रहेगा आंसर बताएंगे। अभी हमने पढ़ा था ना बेटा कि एक्सटेंशन विल बी प्रोपोर्शनल टू L/R², पढ़ा था कि नहीं। अगर दोनों वायर में y सेम हो और दोनों का F भी क्या हो सेम। अब वायर बोल रहा है इसलिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या आएगा πr², तो उसका पाई कॉमन निकल के कैंसिल हो गया, तो डेल L इज प्रोपोर्शनल टू L/R², ये फॉर्मूला लगेगा। तो जिसका L/R² ज़्यादा उसका एक्सटेंशन सबसे ज़्यादा। तो सबका देख लेते हैं अपन एक एक करके। फर्स्ट का देख लेते हैं, फर्स्ट का L/R², L कितना है बोलो 300। बेटा यूनिट का टेंशन मत लो क्योंकि सबके लिए सेम है, सीधा सीधा रेशो देख लो। L/R², R कितना है 3 का स्क्वायर 9, तो पहले में वैल्यू कितनी आ रही है 300/9, जो भी यूनिट होगा उसको छोड़ो। सेकंड में देखो L कितना है 50 अपॉन 0.5 का स्क्वायर, 0.5 मतलब 1/2 उसका स्क्वायर, तो ये 4 ऊपर जाके ये कितना हो गया 200, कितना हो गया 200। समझ में आ रहा है। थर्ड का L/R² देखो, थर्ड का L है 100
आर है 1, 1 का स्क्वायर 1, फोर्थ का देखेंगे एल कितना है 200, आर कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, दैट इज 50। सबसे ज़्यादा वैल्यू किस में आ रही बोलो 300/9, ये तो बहुत कम हो गया। दूसरा 200, तीसरा 100, चौथा 50। सबसे ज़्यादा L/R² किसका आ रहा है B का, बोलो क्लियर है। तो जिसका L/R² सबसे ज़्यादा उसका एक्सटेंशन भी सबसे ज़्यादा। सभी वायर का Y सेम है, सभी वायर में सेम टेंशन मतलब सेम फोर्स लग रहा है, तो हम ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे दैट इज del L एक्सटेंशन इज प्रोपोर्शनल टू L/R²। बोलिए क्लियर है। A pressure of 5 into 10⁸ Newton per meter square, a pressure of this applied on a body due to which its volume changes by 20%. Find bulk modulus of material of body. Bulk modulus of material of body. चलिए बनाएंगे। चलो बेटा, प्रेशर कितना बढ़ाया आपने 5 × 10⁸ इतना प्रेशर बढ़ाया, जिसके कारण वॉल्यूम चेंजेस बाय 20%। मतलब 20% का मतलब है अगर ओरिजिनल वॉल्यूम 100 होगा तो कितना कम हो गया 20। तो ये डेल वी है, 100 में कितना कम हुआ 20, तो ये एक्चुअल में दिया क्या है डेल वी बाय वी 20%। बोलो क्लियर है, दैट इज 0.2 बोल सकते हैं। सो डेल वी बाय वी दिया है, जो परसेंट में देता है क्या देता है डेल वी बाय, बोलो क्लियर है। तो यहाँ से बल्क मॉडुलस क्या हो जाएगा डेल पी अपॉन डेल वी बाय वी। डेल पी कितना दिया है 5 × 10⁸ अपॉन डेल वी बाय वी कितना 0.2। बोलिए क्लियर है। 5/2 इसका एक 10 ले लोगे, या 5/2 ये आ जाएगा 25 ले लो सीधा, 5/0.2 25 × 10⁸ या फिर 2.5 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बोलो क्लियर है, समझ में आ रहा है कि आगे था। क्वेश्चन क्या है, इन गिवन फिगर इफ डायमेंशंस ऑफ वायर्स आर सेम एंड मटेरियल्स आर डिफरेंट, यंग्स मॉडुलस इज मोर फॉर। अब देखो दो वायर है, दोनों का लोड और एक्सटेंशन का ग्राफ दिया है, एक वायर ए है और दूसरा वायर बी है। तो इस ग्राफ के थ्रू हमको बताना है कि यंग्स मॉडुलस किसका ज़्यादा होगा, ए का कि बी का, कि दोनों का सेम होगा कि नन होगा। क्या रहेगा आंसर, तुक्का नहीं मारना है बेटा, देख लो इसको बना लेते हैं। चलो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या रहेगा बोलो, देखो फोर्स अपॉन एरिया, अब है ना, फोर्स अपॉन एरिया और इधर हो जाएगा एक्सटेंशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ। हो गए। अब देखो फोर्स है ना, आपको पूछ रहा है कि भाई यंग्स मॉडुलस किसका ज़्यादा है, यही पूछ रहा है यंग्स मॉडुलस किसका ज़्यादा है। अब देखो डायमेंशन सेम है, मतलब ओरिजिनल लेंथ भी दोनों की सेम होगी और एरिया भी दोनों का सेम होगा, डायमेंशन सेम है। अब बचा क्या बेटा, लोड एंड एक्सटेंशन। लोड मतलब फोर्स, इसका मतलब यंग्स मॉडुलस इज प्रोपोर्शनल टू F/del L। ये हो गया लोड F और ये हो गया एक्सटेंशन del L।
एफ बाई डेल एल क्या होगा इस ग्राफ का स्लोप, एफ बाई डेल एल क्या होता है, वाई बाई एक्स क्या होता है, वाई एक्स ग्राफ का स्लोप होता है। अगर ये y है और ये x है बेटा, तो स्लोप होता है y बाय एक्स। तो y में कौन है फोर्स, x में कौन है एक्सटेंशन, तो स्लोप क्या हो जाएगा f बाय डेल एल, स्लोप या फिर टेन थीटा क्या हो जाता है, बोलो क्लियर है। अब ये जो एंगल होता है ये थीटा है, थीटा ज़्यादा होगा तो टेन थीटा भी ज़्यादा, तो स्लोप भी ज़्यादा, बोलो क्लियर है। तो जिसका है ना, दिस इज स्लोप ऑफ एफ डेल एल ग्राफ, तो जिसका स्लोप ज़्यादा उसका y ज़्यादा, ज़्यादा स्लोप किसका दिख रहा है, a का, क्योंकि a का थीटा ज़्यादा है, तो a का स्लोप ज़्यादा तो a का y भी ज़्यादा, सो y प्रोपोर्शनल टू थीटा, तो थीटा किसका ज़्यादा, a का, तो आंसर क्या आएगा a। तो जो मटेरियल a है उसका स्लोप ज़्यादा है इसलिए उसका y भी ज़्यादा। क्लियर है ये, पक्का। क्वेश्चन क्या है देख लो, अ यूनिफॉर्म मेटल रॉड फिक्स्ड एट इट्स एंड्स ऑफ, है ना, ऑफ 2 मिलीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन इज कूल्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेंटीग्रेड टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। रॉड का थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन अल्फा दिया हुआ है 12 इंटू 10 पावर -6 पर डिग्री सेंटीग्रेड, एंड यंग्स मॉडुलस दिया 10 पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रॉड, दैट इज एनर्जी डेंसिटी पूछ रहा है बेटा, ठीक है, यूनिट से भी समझ में आ रहा है, जूल पर मीटर क्यूब। क्या रहेगा आंसर, चलिए सॉल्व करेंगे। क्या दिया देखो, यूनिफॉर्म मेटल रॉड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया हुआ है आपको, 2 मिलीमीटर स्क्वायर, इसको कन्वर्ट करो मीटर स्क्वायर में, सो 2 इंटू 10 पावर -6 मीटर स्क्वायर होगा। डेल थीटा मतलब चेंज इन टेम्परेचर, मैग्नीट्यूड वाइज देखेंगे 40 से 20 हो रहा है, मतलब डिफरेंस कितने का है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, बोलो क्लियर है। y दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है रॉड का, अल्फा कितना है 12 इंटू 10 पावर -6, और y कितना दिया है बोलो 10 टू द पावर 11 दिया है। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम मतलब एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला बोलो, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, यही है। अब ना स्ट्रेस दिया है ना स्ट्रेन दिया है, लेकिन हमको पता है कि थर्मल स्ट्रेन का फॉर्मूला डेल एल बाई एल का निकाले थे अपन ने, अल्फा डेल थीटा निकाले थे, और थर्मल स्ट्रेस का क्या निकाले थे, y अल्फा डेल थीटा निकाले थे। ये वैल्यूज हम पुट करेंगे। सो हाफ इंटू स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब थर्मल स्ट्रेस है क्योंकि टेम्परेचर है, तो हो जाएगा y अल्फा डेल थीटा इंटू स्ट्रेन कितना है डेल एल बाई एल, दैट इज अल्फा डेल थीटा। क्या हो जाएगा अल्फा डेल थीटा। तो यहाँ से क्या आ जा रहा है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी हाफ इंटू वाई, अल्फा इंटू अल्फा का अल्फा स्क्वायर और डेल थीटा का स्क्वायर आ जाएगा, होगा कि नहीं। बस ये फॉर्मूला लगाना है, हाफ वाई अल्फा स्क्वायर डेल थीटा स्क्वायर, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। क्या आ जाएगा बोलो, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी क्या आ जाएगा, हाफ वाई, वाई की जगह क्या लिखूंगा बोलो 10 पावर 11 इंटू अल्फा स्क्वायर, अल्फा कितना है बोलो 12 इंटू 10 पावर -6, उसका स्क्वायर 144 इंटू 10 पावर -12 इंटू, है ना, डेल थीटा कितना है बोलो 20, 20 का स्क्वायर 400, कितना आ जा रहा है देखो 10 पर 11 और 2 0 ले लो तो 13 और -12 में सिर्फ 10 बचा, सो पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी हो जाएगा देखो इधर 400 का 2 0 तो चले गए इधर, तो इधर 4 बचा और 2 बचा, कैंसिल करोगे तो क्या मिलेगा 2, 144 इंटू 2 इज 288 और एक 0 और है, कितना आएगा आंसर 2880 जूल पर मीटर क्यूब। बोलो क्लियर है, ठीक है ना। तो ये सॉल्व करने से आ गया, ये अपना क्या खत्म हो गया, इलास्टिसिटी।